तो नमस्कार दोस्तों मित्रों। और हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 10th के एक और नए लेक्चर की ओर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो भैया अब हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल समझने वाले हैं। तो अपने कृपया कर अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसे बांध दीजिए और बात करते हैं अपने राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। तो क्या होता है नेशनलिज्म, इसको क्या होता है नेशनलिज्म, इसको समझते हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले राइज का मतलब समझते हैं क्या होता है। राइज का मतलब होता है उदय होना। किस चीज का उदय हो रहा है? नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म क्या है? देशभक्ति, या फिर हम लोग बात करें राष्ट्रवाद। कहाँ पे हो रहा है? यूरोप के अंदर। तो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो एक कॉन्टिनेंट है हमारे, हम लोग बात करें यहाँ पे जो इंडिया के पास में एक कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है ऐसे करके। तो मैं आपको मैप के तौर पे बता दे रहा हूँ। तो ये अपना इंडिया रहा यहाँ पे अपना, ऐसे करके एक कॉन्टिनेंट बनाया हुआ है। तो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा अमेरिका, अफ्रीका वगैरह के बारे में। तो वैसे ही एक एशिया और यहाँ से यूरोप बना हुआ है। तो वैसे तो पूरा लैंड जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे जो हिस्सा है उसे वो लोग अपने आप को superior दिखाने के लिए यूरोप कह देते हैं, और ये है एशिया अपना। ठीक है। तो अब कैसे हम लोग बात करें कि यूरोप के अंदर ये सारी चीजें आई, कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वहाँ पे इन सब चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था, उनके बारे में हम लोग लिटरली बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने एक सेंसेबल, एक हम लोग बात करें कि अपनेपन जैसी फीलिंग होना किसी कंट्री के लिए, कि ये हमारा किसी हमारे कंट्री है, कंट्री के सभी लोग जुड़े हुए हैं साथ में। तो इन हम सबकी जो हिस्टोरिकल, कल्चरल जो सेंस ऑफ बिलोंगिटी है, आइडेंटिटी है, एक तरीके से एक लैंड को लेकर, एक टेरिटरी को लेकर, तो वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम लोग बात करें वो क्या होता है? नेशनलिज्म। तो पहले के समय पे क्या होता था कि नेशनलिज्म था, इसका मतलब क्या था? नेशनलिज्म का मतलब पहले के समय पे होता था कि अपने राजा से प्रेम करना। पर जब लोगों ने देखा कि राजा जो समय पे हैं, तो जो किंग्स हैं, तो वो इतनी तरीके से अपनी जो जनता है उसे अच्छी से ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो जब वो ट्रीट नहीं कर रहे थे अच्छे से, तो अब उन्हें समझ में आया, उस समय के जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि अब हम बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं सुनना चाहिए। तो भैया उन्होंने नए कॉन्सेप्ट निकाले। तो जब नया कॉन्सेप्ट निकल के आया नेशनलिज्म का 16th सेंचुरी के बाद में, तो वो नया नेशनलिज्म क्या था? नया नेशनलिज्म ये था कि हमें प्रेम करना है अपने देश से, अपनी जमीन से, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों से, ना कि किसी राजा से। तो कैसे कैसे इसकी विचारधारा वहां पे फैली, और कैसे कैसे भारत देश में आई, और कैसे कैसे भारत देश में इसका स्प्रेड हुआ, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग पहले तो इस चैप्टर में हम लोग नेशनलिज्म बात कर रहे हैं कहाँ पे? यूरोप में। और सेकंड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म का राइज इंडिया के अंदर कैसे हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो नेशनलिज्म था, इसकी जो हमें बीज दिखते हैं, वो हमें अपने पिछले क्लास के चैप्टर में से दिखते हैं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम का था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो नेशन का आइडिया था वो कैसे हम लोग बात करें इमर्ज करके आया, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। एलिमेंट दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल इन फ्रांस। तो अब धीमे धीमे वहां पे क्या हुआ कि कैसे भी करके वहां पे कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, कि भैया हम लोग एक ग्रुप हैं और हम लोगों को अपने लिए कुछ करना चाहिए। सबके पास कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, किसके पास में? फ्रेंच के पास में। तो कैसे कैसे आई, तो उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो भैया दैट गिव्स रीजन इक्वल राइट्स, यानी कि अब हुआ क्या कि फ्रांस के जितने भी लोग थे सबके पास बराबर अधिकार हो गए। तो जब सबके पास बराबर अधिकार है, तो सब हम लोगों की एक आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी यहाँ पे कि भैया हम सभी लोग बराबर हैं। तो अब बराबर होना भी तो एक आइडेंटिटी होगी कि भैया हम में से कोई अलग नहीं है, हम लोग सब एक ही जैसे हैं। तो एक आइडेंटिटी तो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो ही रही है ना, कि हम सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम लोग सब बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ऐसे करके कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रही थी। और कैसे बन रही थी? एडॉप्टेशन ऑफ द न्यू ट्राई कलर नेशनल फ्लैग, फ्लैग, ठीक है, रिप्लेस्ड रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले समय पर क्या होता था कि जो राजा महाराजे होते थे, तो वो अपना बैनर चला के चलते थे। बैनर चलाने का मतलब क्या है कि वो अपने अपना नाम का उनका झंडा होता था, मतलब ऑफिशियल वगैरह, तो जिसको वो लोग कैरी करते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक नया ट्राई कलर अपनाया गया फ्रांस के अंदर, जिससे कि सबको पता चले कि ये हमारा देश, जो हम लोग यहाँ के फ्रांस की जनता है, तो हमारा ही झंडा है। तो यहाँ पे भी कलेक्टिव हम लोग बात करें कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और कैसे कैसे नहीं है वहां पे आइडिया? द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप एंड द फादरलैंड।
जैसे अब अपने यहाँ पे भारत माता है, तो हमारी देश हम लोग का पूरे जैसे भारत देश के अंदर हम लोग की माता है, भारत हमारी इंडिया हमारी कंट्री है। तो वैसे ही हम लोग बात करें वहाँ के लोगों में जो आइडियाज सिटीजनशिप के, यानी कि हम सब लोग एक जगह के निवासी हैं, और जो हमारा ये धरती है वो हमारी फादरलैंड है, लाभ पैतृया है। तो इससे भी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि हम सबके पापा एक ही हैं, हम सब लोग एक कंट्री के सिटीजन हैं, तो इससे भी कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब बन रही है। अडॉप्टेशन ऑफ इंटरनल कस्टडी, सॉरी, एबॉलिशन हुआ यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एबॉलिशन होता है। तो एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब धीमे धीमे क्या हुआ कि भैया यहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्र थे, तो अब यहाँ पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगती थी, यानी कि अलग क्षेत्र में अलग लगती थी और अलग गुड्स के लिए अलग लगती थी। तो अब भैया फ्री मूवमेंट हो गया। अब भैया कोई कंट्री है, समझ लीजिए कि अपने देश के अंदर, अगर इंडिया के अंदर अगर आपको कोई सामान बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको अपने देश के अंदर सामान बेचना है, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि तुम उत्तर प्रदेश में जाओ तुम्हें और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, स्टेट के हिसाब से अलग देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब थोड़ा बहुत सामान होता है, तो भैया हम लोग कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं जाके। तो अब क्योंकि हम लोग एक ही कंट्री का पार्ट है, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है हमारी, क्योंकि हम लोग एक कंट्री के अंदर में आते हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें, वहां पे पहले अलग अलग हम लोग बात करें जगह होती थी, तो अब वहां पे यूरोप के अंदर अब धीमे धीमे ये चीजें खत्म कर दी गई कि गुड्स को लेकर जो टैक्स वगैरह लग रहे थे, फ्री मूवमेंट हो रहा था कैपिटल का, तो इससे कलेक्टिव आइडेंटिटी भी जनरेट हो रही थी। अडॉप्टेशन ऑफ फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज। तो भैया जब हम लोग बात करें लिंग्विस्टिक तौर पर, अगर हम लोग बात करें कि स्टेट बनते हैं या फिर कंट्री बन सकती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सबको, जब ये सभी हमारे कंट्री के अंदर सभी लोग एक प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो फिर एक कॉमननेस आ जाती है। तो वहां पे अडॉप्टेशन कर लिया गया फ्रेंच लैंग्वेज का, कि भैया पूरे देश के अंदर बोली जाएगी। तो ये भी तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को मतलब एंगेजमेंट, या फिर हम लोग बात करें राइट्स देता है कि भैया हम सभी लोग एक प्रकार की भाषा बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसे करके हम लोग बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो आइडिया था नेशन का, वो एक तरीके से कहें जो फ्रेंच के लोगों में आइडेंटिटी थी, तो वो एक फ्रेंच जो आइडेंटिटी थी वो क्रिएट हुई कहाँ पे? फ्रेंच के अंदर। तो ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है, ऐसी नेशनलिज्म बढ़ाया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे फ्लैग हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाता है, गाने सुने जाते हैं, गाने लिखे जाते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें देश के अंदर जो कैसे भी करके जो चीजें हैं वो डेवलप हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि वहां पे कौन आया? नेपोलियन आया। तो अब हमें पता है कि यूरोप के अंदर क्या सीन चल रहा था। यूरोप के अंदर सीन ये चल रहा था कि वहां पे सबसे पहले आई फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि वहां के लोगों ने राजा को हटा दिया। लुईस एस्टीन का राज बहुत काल लुईस एस्टीन का जो राजकाल था वो बहुत खराब चल रहा था। तो इस वजह से हम लोग बात करें कि वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भैया उनके पास उनके कंट्री के अंदर लोग मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं भुखमरी पड़ गई, भुखमरी हो गई थी। पर अब वो क्या कर रहा है बंदा, यार बंदा ऐसा बंदा वो, कि भैया अब तुम्हारे देश के अंदर खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम युद्ध में अपनी आर्मी भेज रहे हो, उनके लिए पैसा भेज रहे हो। तो इवन की कंडीशंस ये आ गई थी कि उन्हें क्या करने पड़े थे, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, तो जैसे हम लोग बात करें डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें जमीनें बेचनी पड़ रही थी अपनी। तो एक कहावत कही जाती है, पहले आदमी को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, फिर दूसरों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो लोग तंग आ चुके थे भैया कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, वहां पे भुखमरी हो गई यूरोप के अंदर, वो फ्रांस के अंदर। तो धीमे धीमे वहां पे जो जनता थी वो क्रोधित हो गई और उन्होंने हटा दिया उन्हें। फिर धीमे धीमे करके जैकोबिन क्लब वगैरह बने। फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही अपनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के बाद कुछ समय तक तो ये चीज चलती रही, फिर वहां पे करप्शन आने लगी। तो फिर धीमे धीमे हम लोग बात करें नेपोलियन का वहां पे राइज हुआ, और फिर नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने धीमे से कैप्चर कर लिया, यानी कि जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह था उसे हटा दिया और अपनी जो सत्ता थी वो स्टेब्लिश कर ली। और हम लोग बात करें कि उसने बहुत अच्छे कानून लाए, जिसकी वजह से वहां पे स्टार्टिंग में लोगों ने जनता ने उसे बहुत प्यार दिया, प्रेम दिया। पर बाद में उसने कुछ रिफॉर्म्स ऐसे भी लाए जो कि जनता को पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए 1815 में उसे हटा दिया गया। ठीक है, पर हम लोग बात करें 1804 में कौन कौन से कानून लाया था नेपोलियन, इसकी वजह से उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे यूरोप के अंदर, ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो नेपोलियन जो अच्छी चीज लाया था वो थी नेपोलियन कोड के अंदर। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, वही हमने बताया, नेपोलियन ने जो फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी थी वो खत्म कर दी। बट he incorporated revolutionary principle by introducing civil code of 1804।
तो उसने भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो खत्म कर दिया, पर वो कुछ ऐसे लॉ लेके आया, जैसे हम लोग बात करें जो बहुत अच्छे थे, जैसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो इसके फीचर्स क्या थे उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि क्या गुण थे, क्या क्या क्वालिटीज थी, हम लोग बात करें क्या क्या कानून लाया था। उसने सबसे पहले क्या किया कि भैया जितने भी प्रिविलेजेस थे जो कि जन्म के बेसिस में मिलते थे, कि भैया अगर आप खानदान बड़े खानदान में ऊंचे खानदान में पैदा होते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना, या जो भी चीजें रहती हैं बड़े खानदान के साथ एसोसिएटेड, तो उन्होंने कह दिया कि भैया जो अधिकार आपको जन्म के साथ मिलते थे वो सारे के सारे अब क्या कर दिया, खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, जो फ्यूडल सिस्टम था वो खत्म कर दिया। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। तो फ्यूडल सिस्टम हम लोग बात करें यूरोप में चलने वाली एक प्रक्रिया है, जहाँ पे हम लोग बात करें जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी जो जमींदारी थी, तो उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जागीरें होती थी, उसके अंडर में वो लोग पीजेंट वगैरह को, गुलामों को रखते थे और उनसे काम करवाते थे, अंधा पैसा कमाते थे। तो उसने जो हम लोग बात करें नेपोलियन था, उसने ये सिस्टम ही खत्म करवा दिया, ठीक है। गिल्ड सिस्टम रिमूव, तो भैया बहुत सारा ये सीन था कि वहां पे जो व्यापारी थे भैया वो लोग गिल्ड बना के काम करते थे। तो पहले की सरकार क्या थी कि भैया वो उन्हें गठबंधन नहीं करने देती थी व्यापारियों को, ठीक है। तो भैया तो उनसे जो पहले के कंजर्वेटिव थे, राजा थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भैया तुम लोग ग्रुप बना के नहीं चलोगे। पर हम लोग बात करें कि नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने कहा कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा ये जो ग्रिड सिस्टम का सीन था इन लोगों ने रोक रखा था, ये हटा देंगे। और इन्होंने क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन थी ये इम्प्रूव की। और हम लोग बात करें कि जो सिक्योर जो प्रॉपर्टी राइट थे, यानी कि जमीन का जो अधिकार है वो भी सिक्योर किया। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि उसने काफी अच्छे सुधार लाया, जिससे कि वहाँ की जनता थी और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आया, जैसे कि टैक्सेस माफ कर देना गरीब लोगों के लिए, और वैसे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया था वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है। और जहाँ पे वो रूल कर रहा था वहां पे भी वो धीमे धीमे इन लॉस को ला रहा था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर वो उसका उदय कैसे हो रहा था, उनके बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और चला जाए और चला जाए और चला जाए और चला जाए, हाँ, यहाँ पर आओ। हम्म। और हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कैसे कैसे जो नेशनलिज्म था वो यूरोप के अंदर फैला, ठीक है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट लीड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि यूरोप के अंदर हम लोग बात करें कि कैसे कैसे जो नेशनलिज्म था वो हम लोग बात करें इमर्ज करके आया। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि पहले के समय पर गरीब लोग हुआ करते थे, पीजेंट हुआ करते थे, आर्टिशियन हुआ करते थे। तो अब ये भैया छोटे गरीब लोग थे, अब ये कुछ कर नहीं सकते थे, तो भैया रोना गाना यही सब कर सकते हैं। और भैया अब धीमे धीमे हम लोग बात करें समय के साथ क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे तो भैया वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत करके तो उनके पास थोड़ी बहुत हम लोग बात करें कि पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रीज वगैरह उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दी उन्होंने थोड़ी बहुत। तो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई उन्होंने तो उससे क्या हुआ कि भैया उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, यानी कि जो गरीब लोग थे तो उनके पास थोड़ा पैसा आया। तो वो अब जो गरीब लोग थे उसमें से कुछ लोग मिडिल क्लास में आ गए, तो मिडिल क्लास बना। तो यदि मिडिल क्लास बना तो इसने बहुत ज्यादा हेल्प की कि भैया जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर वो फैले। और इन्होंने आइडियोलॉजी फैलाई लिबरलिज्म की, ठीक है। लिबरलिज्म क्या होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फ्री होता है। तो अब हम लोग बात करें लिबरलिज्म का आइडिया उन्होंने फैलाया वहां पे। और वहां पे न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव निकल के आई और ट्रीटी ऑफ वीना हुई। और हम लोग बात करें वहां पे रेवोल्यूशनरीज, यानी कि जो हम लोग बात करें क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने जैसे मदीनी वगैरह हुए यूरोप के अंदर, तो उन्होंने कैसे भी करके जो आइडियाज थे कम इसके नेशनलिज्म के, तो भैया उसको फैलाया कि भैया देखो ये नहीं होता कि राजा रूल कर रहा है, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ऐसे करके जो आइडियाज थे वो अपने स्प्रेड किए और वहां पे यूरोप के अंदर और अपनी आइडियोलॉजी फैलाई वहां पे। तो ऐसे करके हम लोग बात करें धीमे धीमे इमरजेंस हो रहा था वहां पे इस चीज का, नेशनलिज्म का। अब लोग बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो नई मिडिल क्लास ने कैसे हेल्प की उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है कि भैया एक तरीके से राजा के नीचे जो थोड़े लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके मंत्री वगैरह हुए या फिर उनके ऑफिशियल्स हुए जो कि बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, तो दे ओन्ड एस्टेट एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन साइड। तो भैया जो पैसे वाले लोग थे तो भैया उनके पास गांव में और शहरों में दोनों में भैया जमीनें थी। स्पोक फ्रेंच एंड न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। तो उनके बारे में देख लेते हैं कि वहां पे जो अमीर लोग थे
वो कैसे कैसे लोग रहते थे। तो वहाँ पे इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो इनके पास शहरों में भी घर हुआ करते थे और गाँव वगैरह में प्रॉपर्टी होती थी बहुत सारे, ठीक है। और ये लोग अपने आप को खास दिखाने के लिए, हम लोग बात करें, फ्रेंच भाषा बोलते थे। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर प्रभावशाली लोगों की बात करें, तो हमेशा से वो लोग स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं। स्मॉल ग्रुप्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं वो लोग, ठीक है। और इट वाज आल्सो यूनाइट बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी कि इनकी जो लाइफ थी वो बहुत लग्जरी की लाइफ थी, यानी कि ये लोग बहुत आलीशान जिंदगी जीते थे, यानी कि बहुत राजा रईसों वाली जिंदगी। और भैया ये लोग अपने संबंध कैसे एस्टेब्लिश करते थे कि भैया अपने ही समाज में शादी कर ली, अपने मतलब अपने जैसे जितने अमीर लोग वो हैं तो उतने ही अमीरों ने कोई दिख गया तो उसी में अपनी शादी करवा दी, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीजेंट्री के बारे में, मेजोरिटी इन नंबर। तो भैया हम लोग बात करें कि भैया संख्या में जो लोग ज्यादा होते हैं उनका ही करता है। तो भैया जो पीजेंट्री थी यानी कि गरीब किसान थे, तो भैया वो लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो मिडिल क्लास कैसा थी उधर पे उस समय पर हम लोग बात करें, ये चीजें मैं हेडिंग करा रहा हूँ, तो वहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है कि लोग वहाँ पे कैसे रहते थे और वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही थी। तो मिडिल क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसकी वजह से नई सोशल ग्रुप बन के आया, जो कि हम लोग बात करें वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास थी। तो अब ये धीमे धीमे इमर्ज कर रही थी। दे कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफी। तो अब ये बड़े बड़े लोग धीमे धीमे, अब जो गरीब लोग थे धीमे धीमे इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिजनेसमैन बन गए। तो भैया इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा धीमे धीमे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी। तो अब जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, तो अब धीमे धीमे पॉपुलैरिटी ले रहा था, क्योंकि भैया जो नई मिडिल क्लास थी वो कैसी थी, वो एजुकेटेड थी, लिबरल थी। तो भैया इन्होंने आइडिया फैलाया किसके, नेशनलिज्म के वहां पे। और यूनिटी का जो विचारधारा थी उसको स्प्रेड करने में हेल्प की उन्होंने वहां पे। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लिबरल नेशनलिज्म होता है उसका मतलब क्या है, उनको समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई नई, जैसे नई मिडिल क्लास इमर्ज कर रही थी, वो लिबरल थी और फ्रीडम के लिए लड़ रही थी कि भैया सबके पास इंडिविजुअल की इक्वालिटी का अधिकार हो, यानी कि कानून की नजर में सब बराबर हो। ऐसा नहीं हो कोई अमीर है तो भैया उसके लिए कानून अलग है, कोई गरीब है तो उसके लिए कानून अलग है। तो ऐसा सीन नहीं हो, सब लोग जो कानून है, जो न्याय है, उसकी नजर में सब बराबर हो। जो राजा है, राजा के पास जितने अधिकार हैं, जो उनके पास राइट्स हैं, तो उसके बाद उतने राइट्स नहीं होने चाहिए। सबके सब लोग कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। अगर कोई राजा ने गुनाह किया तो उसे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी आम आदमी को मिलती है। तो ऐसे कुछ उनकी विचारधारा थी। अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक स्फीयर में उन्होंने, यानी कि पैसे के मामले में कैसे, हम लोग बात करें कि जो मनी रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो उन्होंने उसमें कैसे कैसे अपने विचारधारा फैलाई। तो इन्होंने कहा कि भैया जो फ्रीडम है जो मार्केट की, और जो फालतू में टैक्स रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, तो भैया जो पहले के समय पे जो एस्टेट वगैरह राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो इनको अलग दूसरे स्टेट के अंदर ट्रेड नहीं करने देते थे। तो भैया ये लोग कह रहे थे कि ये फालतू का जो रिस्ट्रिक्शन आप लोग हमारे ऊपर लगा रहे हो, तो ये कायदे में हटा लो। जो मिडिल क्लास इमर्ज कर रहे थे, क्योंकि उनको अगर हम लोग बात करें, अगर खड़ा रहना है, सर्वाइवल करना है, तो उनके लिए एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती थी उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो वो थी उनका व्यापार। तो भैया अगर व्यापार रुकेगा तो भैया वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग बात करें कि उन्होंने पहली चीज डिमांड ये रखी, भैया कैसे भी करके ये जो आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है किसके ऊपर, ट्रेड को लेकर, तो ये सारी चीजें आप क्या करिए, हटाइए पहले, तब हम लोग दूसरी बात सुनेंगे आपकी, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे चलने लगी धीमे धीमे करके। और क्या सीन चल रहा था बुद्धि मत्ते में। तो वही हम लोगों ने बात की, गुड्स और कैपिटल को लेकर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाया, मतलब बहुत सारे लगाए रखते थे ये लोग। तो अब इनसे कहा कि भैया जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप गुड्स और कैपिटल का ट्रांसपोर्ट में, तो ये हटा दीजिए। Zollverein abolished trade barriers or reduced number of currencies or two and currencies to two, and promoted network of railways and stimulate mobilization mobility। इसका मतलब क्या है, तो भैया इन्होंने जो जॉल्वरिन का कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया, जो ट्रेड बैरियर थे वो हटा दिए,
जो करेंसी बहुत ज्यादा चलती थी उनको हटा दिया, और इन्होंने नेटवर्किंग, जैसे हम लोग बात करें मोबिलिटी हो रही है, जैसे हम लोग बात करें किसी भी कंट्री के लिए अगर आप लोग बात करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, अगर वो समृद्ध होना चाहता है तो वहाँ पे मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान चलिए कि रोड हुए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है किस चीजों के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। तो भैया इनका जो मोबिलिटी थी धीमे धीमे क्या होने लगी, इंप्रूव होने लगी। ठीक है, क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे रेलवे और जो हम लोग बात करें जो मोबिलिटी थी वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, और कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगे उनको समझते हैं हम। इसके अलावा धीमे धीमे वहां पे हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था, नई कंजर्वेटिव क्लास निकल के आई अब। तो नई कंजर्वेटिव क्लास का मतलब समझते हैं तो भैया नेपोलियन बोनापार्ट से पहले जो लोग यूरोप के अंदर राज करते थे वो लोग थे कंजर्वेटिव क्लास वाले। ठीक है, तो वो मतलब राजा महाराजा हुए उस समय के, वो पुराने उनके राजा महाराजा चले आ रहे थे वो लोग हुए। तो अब ये लोग नहीं चाहते थे पहले तो इन्होंने नेपोलियन ने इन्हें हरा दिया, और 1815 के बाद दोबारा से इनकी सरकार आई, किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से इनकी सरकार आई। तो भैया इन्होंने नेपोलियन को हटा तो दिया, पर अब जो नए रिफॉर्म्स आए थे तो इन्हें वो अच्छे लग रहे थे। ठीक है, इन्होंने उन्हें हटाया नहीं, उनको साथ कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो और भी क्या चीजें की इन्होंने वो समझते हैं। जैसे ही नेपोलियन को 1815 में हराया गया तो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव बिकम स्ट्रॉन्ग। तो जो कंजर्वेटिव थे वो और उनकी स्पिरिट मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दे बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इन सबको प्रिजर्व कर देना चाहिए। और क्या चाहिए कि टीटी ऑफ फिर वियना की गई 1815 में। तो ये वही चीजें थी, जैसे हम लोग बात करें नेपोलियन हरा दिया गया तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आई। कि क्या हुआ कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जो पहले हम लोग बात करें रूल कर रही थी फ्रांस के ऊपर, इसे दोबारा से पावर में लाया गया। यानी कि नेपोलियन ने क्या कर दिया था, इन्हें मार के हटा दिया था, तो वापस से इन्हें पावर में लाया गया। सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन फ्रेंच बाउंड्री। तो बहुत सारे स्टेट बना दिए गए बाउंड्रीज के बीच में कि भैया जी अपने आपको एक्सपेंशन ना कर सके। ठीक है, तो कि भैया आपकी लिमिट ऑफ औकात दिखा दी कि भैया इससे आगे बढ़ो तो तुम्हें कान नीचे बजा के देंगे। तो ये वाला सीन करते हैं उनके साथ फ्रेंच लोग, मतलब फ्रेंच के साथ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे अब। ठीक है, जर्मनी कंसोलिडेटेड, जर्मनी कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो जो जर्मनी थी उसे टच नहीं किया गया था। मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। द पावर व्हिच डिस्ट्रॉयड नेपोलियन कलेक्टिवली वाज इन्वॉल्व इन टीटी। न्यू अरिस्टोक्रेटिक रेजिम डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। तो भैया हम लोग बात करें कि धीमे धीमे क्या हुआ कि भैया जो ब्रिटेन वगैरह वाले लोग थे तो भैया इन्हें डर लग रहा था नेपोलियन कहीं अटैक वगैरह ना कर दे। तो या फिर ये लोग हमारे ऊपर जे अब यहाँ पे जो राजा बने हैं, बर्बन डायनेस्टी के राजा वगैरह बने हैं, तो ये हमारे ऊपर प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए क्यों खड़ा ना करें। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे कि इन सब चीजों को उन्होंने बॉन्डी सेट कर दी और इन्हें दोबारा से रिस्टोर कर दिया कि भैया अब आप किसी के ऊपर एहसान कर देते हैं तो क्या आप वो आपके ऊपर मारेगा। मान चलिए कि किसी कोई गरीब आदमी था, आपने उसे दुकान दी, तो भैया अब मान चलिए कि जिसकी दुकान वो पहले थी तो भैया वो आपको परेशान कर रहा था, आपने किसी भिखारी को दुकान दिला दी तो वो तो आपके सपोर्ट में ही आएगा ना। तो भैया वही कंडीशन बourbon डायनेस्टी की हो रही थी। तो पर भैया बourbon डायनेस्टी तो खुद तो इतने पावरफुल थे नहीं, तो भैया इन्होंने नेपोलियन अंग्रेजों ने नेपोलियन हटा के इन्हें दोबारा बैठा दिया कि भैया जी अगर हमने इन्हें बैठा देंगे तो ये हमारे खिलाफ रेबल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि नई थीम के ऊपर बढ़ने वाले हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। तो वहां पे अब धीमे धीमे रेवोल्यूशन हो रहे थे, यानी कि अब क्रांतियां हो रही थी वहां पे 1830 से लेकर 1848 तक। और कैसे कैसे चीजें हुई उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग बात करें कि रोमांटिक इमेजिनेशन और जो नेशनल फीलिंग है ये कैसे डेवलप की गई। तो यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं लिखी है नेशनल की, मैं पहले सही कर दूं। तो नेशनल की स्पेलिंग ये लिख दी मैंने। तो रोमांटिक फीलिंग का मतलब ये वही वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये और कुछ और प्रकार की रोमांटिक फीलिंग की बात चल रही है। तो कौन सी रोमांटिक फीलिंग की बात चलेगी कि भैया अपने देश के प्रति प्यार करना है हमें। तो इमेजिनेशन कैसे करेंगे कि अपनी जो देश की जो इमेज है वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो जो कल्चर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल करता है कि भैया जो आइडिया नेशन का आइडिया है तो वो कैसा होगा। यानी कि किसी कंट्री के अंदर जो नेशन का आइडिया होता है
कि वो कैसा होता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो कल्चर होता है। तो कोई अब एक प्रकार के लोग जो एक प्रकार का जीवन शैली बिताते हैं, तो उनका अब एक स्पेसिफिक कल्चर की आइडेंटिटी बन गई ना, तो वो क्या होता है, जैसे इंडियन कल्चर हुआ, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो नेशनल आइडेंटिटी है, तो जो कल्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आर्ट्स है, जो पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, तो भैया नेशनलिस्टिक फीलिंग को क्या करता है, एनकरेज करता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि आप लोग बचपन में स्कूल वगैरह पे जाते होंगे, तो 26 जनवरी पे गाने बजते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, तो ऐसे करके भैया हमारे अंदर क्या की जाती है, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जगाई जाती हैं, ठीक है। रोमांटिस्ट रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज रीजन एंड साइंस। यहाँ पे शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ पहले। तो गई था, शुरू करते हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम लग रही थी कुछ पैराग्राफ के अंदर, तो मैंने देखा तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जो इमोशंस, और हम लोग बात कर रहे हैं जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जो रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज रीजन एंड साइंस, इमोशंस, emotion, institution, and mystical feelings were encouraged or popularized to spirit of nation, collected local folklore to spread nationalism, even illustrate used language to resist foreign dominance। तो भैया क्या किया गया कि भैया वहाँ पे जो लोकल फोक लोग होती हैं, फोक लोग मतलब होते हैं लोकगीतों का इस्तेमाल किया गया कि भैया नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, और नेशन की स्पिरिट को अलग अलग जगह पे गाना गाया गया। तो ये ऐसे करके वहां पे हम लोग बात करें, धीमे धीमे रोमांटिक इमेजिनेशन जगाई जा रही है। जैसे हम लोग बात करें हमारे स्कूलों पे या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे हम लोग देखते हैं कि कैसे करके हमारे देश के बीच में जो राष्ट्र भावना है वो जगाई जाती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं उनके, तो ऐसे करके जगाया गया, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw enormous increase in population all over the यूरोप। तो यहाँ पे पॉपुलेशन धीमे धीमे बढ़ रही थी, जॉब घट रही थी, और जो शहर थे वो ओवर क्राउडेड हो चुके थे। यानी कि वहाँ पे ओवर क्राउडेड मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा, एस्टिमेटली बहुत रैपिडली तरीके से बढ़ रही थी। तो ये समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल रही थी। और क्या क्या समस्याएं हो रही थी, तो स्ट्रिप कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन गुड्स। तो वहां पे कंपटीशन हो गया। तो लोकली वहां पे ट्रेडिशन क्या था कि भैया कोई सामान बेचना है तो वो हाथों से बनता था। किससे बनता था, हाथों से बनता था। अब जो हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज आई, तो उनमें क्या लगने लगी, तो मशीन लगने लगी। तो मान चलिए कि कोई हैंडमेड गुड बना रहा, तो एक दिन के अंदर वो 10 गुड बना पा रहा, ठीक है। वही हम लोग बात करें कि एक दिन में मशीन कितना बना रही है, मशीन बना रही है एक दिन के अंदर 10,000 गुड। तो अब 10 गुड़ एक साथ ज्यादा पैसे कमा पाएंगे या फिर 10,000 ज्यादा कमा पाएंगे। तो भैया अब जो शिफ्ट था हैंड से वो किसमें जा रहा था, मशीन्स के लिए जा रहा था। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, स्ट्रिप कंपटीशन वहां पे देखने को मिल रहा था कि बिल्कुल गला फाड़ कंपटीशन वहां पे हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। जल्दी से लेक्चर कंप्लीट करना होगा क्योंकि लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है आज, और बंद होने वाला है लैपटॉप, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब रेवोल्यूशन देखते हैं लिबरल्स का। हाँ, तो देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको ये लोग। तो सॉरी गाइस, जो बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी वो मैं नहीं चाहता था कि आए, पर हम लोग बात करें कि यहाँ पे काफी शॉर्टेज हो रही थी लाइट की, तो इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिर से लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे 1848 के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमें पता है कि अलोंग विद द रिवोल्ट ऑफ पुअर्स, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन ईयर 48 रेवोल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो भैया हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, तो भैया इन्हें लीड कर रहा था किनके लिए, वुमेन्स के लिए, वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए। तो इनको सपोर्ट कर रहा था, और इनके लिए लड़कों ने मिडिल क्लास लड़ रहे थे। और दूसरे पार्ट में अगर हम लोग बात करें जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट थे, तो भैया
इन द पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन नाम की कोई जगह नहीं थी, जैसे जर्मनी हुई, इटली हुई, पोलैंड हुई। तो यहाँ पे जो आदमी औरतें हैं, तो यहाँ पे जो लिटरेट मैन है, तो इन्होंने डिमांड रखी कि भैया ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनिज्म आए और नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट वगैरह थे जो कि राजा के कंट्रोल में थे। तो भैया इन लोगों की डिमांड ये थी सिंपली, तो ये लोग ये चाहते थे कि कैसे भी करके हमारे यहाँ भी क्या कर दो, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी कंट्रीज में आ रहा है तो हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनिज्म आ जाए और हम लोग के यहाँ भी ऐसी कंडीशन बन जाए जहाँ जैसे कि हमें यूरोप में दूसरे पार्ट में देखने को मिल रही है, तो हम लोग का भी यूनिफिकेशन हो। तो धीमे धीमे हम लोग बात करें कि ये जो हम लोग बात करें लोहा गर्म है तो ये लोग फायदा उठाएंगे, ठीक है, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार दिया जाता है, तो इन लोगों ने भी उसी का फायदा उठाया। तो इन्होंने एडवांटेज ली भैया, जो पॉपुलर अनरेस्ट हो रहा था पूरे यूरोप के अंदर कि भैया सभी लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोग ये देख रहे थे कि राजाओं को हटाया जा रहा है, तो अब इन लोगों ने फायदा उठाया है इस लोगों ने, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो डिमांड रखी कि भैया हम लोग क्या करेंगे, देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट प्रिंसिपल। तो भैया ये लोग चाह रहे थे कि नेशन स्टेट बनाया जाए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे ब्रिटेन वगैरह में हम लोग देखते थे, ठीक है। तो इनकी डिमांड ऐसे ऐसे यूरोप के दूसरे पार्ट्स में हमें ऐसी डिमांड देखने को मिल रही थी। तो अब जब डिमांड उठने लगी तो भैया अलग अलग जो रूलर्स होंगे तो भैया वो चाहेंगे कि अलग अलग जगह पे राइट्स, मतलब हम लोग बात करें रेवोल्यूशन उठने लगेंगे कि यूनिफिकेशन कर दिया जाए। तो उसी में हम लोग बात करें जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा और इटली का यूनिफिकेशन होगा, यानी कि यूनिफिकेशन मतलब छोटे आसपास के छोटे क्षेत्रों को कवर कर लेंगे और एक नेशन स्टेट की तरह उसे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी का, हम लोग जर्मनी और इटली के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने में एक बहुत बड़े लीडर का रोल हमें देखने को मिलता है, वो है कौन, ओटमन बिस्मार्क। ओटमन बिस्मार्क हम लोग बात करें प्रूशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे प्रूशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की कि जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन कराई जाए। तो विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। तो भैया ये कौन थे लीडर थे इस मूवमेंट के, और द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन करवाई। और फिर हम लोग बात करें कि यहाँ के जो किंग थे यहाँ जर्मनी के, तो उन्हें क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया और एक नेशन स्टेट तैयार कर दिया गया जर्मनी को, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और बहुत सारी चीजें लाई गई। देयर वाज ओवर 7 ईयर, मतलब 3 युद्ध लड़े गए, कितने सालों में, 7 सालों के अंतराल में। और हम लोग बात करें फिर पर्शिया की विक्ट्री हुई और उसने क्या किया, और जो यूनिफिकेशन थी उसको कंप्लीट कर दिया। और हम लोग बात करें केजियर विलियम वन ऑफ द पुर्शिया हेडेड द न्यू जर्मनी एम्पायर। तो भैया जो जर्मनी के जो पुर्शिया के राजा थे जिनका नाम केजियर था, केजियर विलियम फर्स्ट था, तो भैया वो नहीं क्या बना दिया, जर्मनी का पहला एम्पायर बना दिया गया। तो भैया ऑब्वियस सी बात है भैया, उस समय ऐसा तो है नहीं कि भैया आके सबको सब कुछ जनता के नाम पे कर देंगे उस यहाँ पर। तो अब जैसे भी प्रोसेस बनाई गई तो वहां पे इनको किंग बना दिया गया, ठीक है। प्रूशिया का जो प्रूशिया किंग थे उन्हें नई जर्मनी एम्पायर का किंग बना दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसके अलावा हम लोग बात करें इटली के अंदर क्या हुआ, कि इटली के अंदर भी चीजें चेंज हुई। तो इटली हम लोग बात करें छोटे छोटे 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। जो वहां पे मेन किंगडम था वो था सार्डोनिया पेवमेंट, जो कि रूल किया था इटालियन प्रिंस के द्वारा, ठीक है। तो भैया अब इन्होंने कसम खाई कि भैया हमें भी क्या करना है, अपने इटली को क्या करना है, एकीकृत करना है। तो इटली का यूनिफिकेशन करवाना चाहते थे। तो अब ये स्टार्ट करवाया गया गुजुपी मसीनी के द्वारा, सॉरी गुजुपी गारिबाल्डी के द्वारा। तो गैरिबाल्डी ने यहाँ पे बेड़ा उठाया। तो 1861 में जो वेक्टर एमुअल सेकंड थे, तो इन्होंने प्रोक्लेम किया कि ये यूनिफाइड किंगडम के क्या होंगे, कि मतलब किंग बनेंगे। जो गैरीबाल्डी थे उन्होंने भी, हम लोग बात करें जो गैरीबाल्डी थे उन्होंने हेल्प की किसकी, कैविलियर और मदीनी की। और लार्ज पार्ट इटली का हम लोग बात करें क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया इन्होंने। और उस समय पर हम लोग बात करें कि जो इटली थी इलिटरेट थी, तो उन्हें ज्यादा तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई करने में, ठीक है। तो इटली उस समय पर जो बहुत सारा जो पार्ट था वो इलिटरेट भी था, तो इसलिए वहां पे उन लोगों को इकट्ठा करने में उन्हें कुछ भी कह दिया भैया कि भैया हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। तो और उधर के लोगों को इतना कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्हें तो ये पता था कि राजा वगैरह राज करते हैं, तो बस उन्हीं की हेल्प करने जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत से लोग तो ये सोचते थे, उन्होंने मदरलैंड का एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि हम लोग इटली को मदरलैंड दे देना है। तो वहां के लोग ये सोचते थे कि ये इनकी पत्नी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैसे भी करके हम लोग बात करें वहां पे यूनिफिकेशन करवाया गया इटली का। फिर हम लोग बात करें कि अब हम लोग बात करें कि विजुअलाइजेशन कैसे करवाई जाती है नेशन की, यानी कि हम लोग बात करें कि लोगों के दिमाग में ये चीज कैसे डालनी है कि हमारा देश हमारे लिए बहुत कुछ है। तो अब जो राष्ट्रवाद की भावना है लोगों के अंदर कैसे डाली गई उसके बारे में बात करते हैं।
जो आर्टिस्ट थे 18-19 सेंचुरी के अंदर, जैसे हमारे कंट्री के अंदर हुआ, तो वहाँ भी हम लोग बात करें कि अलग अलग तरीकों से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म था वो जगाया गया। जैसे पर्सोनिफाइंग नोशन नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। तो फीमेल फिगर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो फीमेल फिगर की तरह वहां पे दिखाया गया उसे। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन द पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन। तो किसी पर्टिकुलर वुमन की तरह वर्क नहीं कर रही थी, वो फीमेल फिगर था, वो एलेगरी था, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन था किसका, नेशन का, यानी कि सिंबल की तरह वर्क कर रहा था कि ये हमारी माता है, हमारे भारत देश में हमारी माता होती है। तो वैसे ही वहाँ फ्रांस की माता बना दी गई, ठीक है। इन फ्रांस द फीमेल एलेगरी वाज Christianized Marine and जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। तो वहाँ पे इटली के अंदर ही बनाई गई और जर्मनी के अंदर ही बनाई गई। तो ये तरीके होते हैं, एक तरीके से हम समझ लें कि अपने देश को एक रिप्रेजेंटेशन दे देना, एक सिंबल दे देना। जैसे हम लोग बात करें हमारे देश में भारत माता होती है, तो वैसे ही हम लोग बात करें इटली और जर्मनी के अंदर भी ऐसे पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, एक लेडी बना दी गई जो कि किसी एक पर्टिकुलर लेडी को नहीं दिखा रही थी, वो ऐसा फ्रांस नेशन को डिनोट कर रही थी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जो बाल्कन था, तो वहाँ पे जो नेशनल टेंशन बढ़ने लगी 1871 में। तो यहाँ पे हुआ क्या कि it was two reason of it was two reason ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। तो वहाँ पे हम लोग बात करें कि जो बाल्कन रीजन है, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती थी, क्षेत्रों में एथनिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती थी। इट वाज इनहेबिटेड बाय द स्लेव्स एंड अंडर कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट ओवर एंटायर बाल्कन रीजन। वन बाय वन नेशन नेशनलिस्ट डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे क्या होने लगा कि वहाँ पे स्ट्रगल चलने लगे, तो वहाँ पे अपने आप को क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। और इसी वजह से हम लोग बात करें कि बाद में जब आप वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ने लगे, स्ट्रगल्स होने लगे पावर्स को लेकर, तो बाद में यही क्या कारण बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना वहाँ पे, ठीक है। और हम लोग बात करें कुछ हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि फेडरिक जो सोबरे थे, उनका जो नया वर्ल्ड था, जैसे उन्होंने पेंटिंग वगैरह बनाई थी, इसके बारे में हम लोग बात करें कि उन्होंने कैसे ड्रीम, वहाँ पे हमें जैसे बुक स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमें एक पेंटिंग दिखती है, तो भैया वो वहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बात करें कि लोग चलते जा रहे हैं एक लिबर्टी की तरफ। तो वहाँ पे एक लेडी बनी हुई थी, आप लोगों को ध्यान होगा पिक्चर में। तो इस सबसे पहली पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जो फेडरिक सर्गियो थे, तो उनका विजन था कि भैया आने वाला वर्ल्ड कैसा होने वाला है। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, इसमें क्या था, एक लेडी थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मोनार्कशिप या फिर हम लोग बात करें जो रूलर्स थे, तो उनके सिंबल को तोड़ते हुए जा रहे थे और लिबर्टी की तरफ, यानी कि हम लोग बात करें कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं दिखती है, तो वहाँ पे एक मूर्ति दिख रही होगी अब, तो लिबर्टी की मूर्ति है, जो कि अपने हाथ में एक चार्टर लिए थी। तो भैया उनके पास में जा रहे हैं कि सभी जो नेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी नेशन अब आजाद होना चाहते हैं। जो रूलर्स थे तो उनकी सिस्टम से बाहर आना चाह रहे थे। तो वो लोग क्या करते हैं, मोनार्क का जो सिंबल्स है तो उसको नीचे डला हुआ फेंकते हैं। उस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से जो जीएस हैं तो वो तालियां बजा रहे हैं लोगों के लिए कि भैया खुश हो रहे हैं कि यहाँ के लोग आजाद हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, उन्हीं पेंटिंग के बारे में। तो 1848 में जो फ्रेडरिक एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ फोर, वो हम लोग बात करें पेंट्स तैयार की, जिसमें कि उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि वर्ल्ड कैसा होने वाला है, डेमोक्रेटिक और सोशल सोशल रिपब्लिक जो देश होने वाला है वो कैसा होने वाला है, उसके बारे में बताया उन्होंने। तो उन्होंने फर्स्ट पेंट में हम लोग बात करें सीरीज में दिखाया कि लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के मैन वुमेन, तो भैया सभी एजेस के अलग अलग सोशल क्लासेस के ये मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन की तरह, यानी कि एक लाइन में लगते हुए जा रहे हैं, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बियर टॉर्च, वो अपने हाथ में टॉर्च ली है एनलाइटमेंट की, और दूसरे हाथ में चार्टर लिए है राइट का, यानी कि सबको जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं सबके पास अधिकार है कि जो वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड इन डिस्टिंक्ट नेशन, तो जो ग्रुप हैं तो वो अलग अलग नेशन की फॉर्म में दिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड रिजल्ट इमर्ज ऑफ नेशन स्टेट, तो धीमे धीमे हम लोग बात करें जैसे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, तो इनका एकीकृत होते हुए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने हैं गुसिपी मजीनी के बारे में और सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में। तो ये गुसिपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि क्रांतिकारी थे, जो कि मेंबर थे किसके, कार्बोनिया के। तो मतलब एक सोसाइटी वगैरह डेवलप की गई थी कि वहाँ पे भी देश के अंदर नेशनलिज्म फैलाना है, तो ऐसे करके वहाँ पे सोसाइटीज डेवलप की जा रही थी, ठीक है।
ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831। तो भैया इन्हें देश निकाला दे दिया गया क्योंकि ये भैया रेवोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने, हम लोग बात करें तो और भी दो से ज्यादा अंडरग्राउंड सोसाइटी तैयार की, जिनमें थी यंग इटली थी, और हम लोग बात करें यंग यूरोप था कहाँ पे, बर्नी में, और यंग इटली थी कहाँ पे, मार्सिलीस में। तो अब ऐसे करके ये धीमे धीमे लोगों के बीच में ये जागरूकता फैला रहे थे कि भैया कैसे भी करके हमें भी अपने देश के अंदर आज़ादी चाहिए है, हमें भी अपने नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और ये मानते थे कि जो गॉड है, तो भैया उन्होंने मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, एक नेशन की तरह एक नेचुरल यूनिट में अब बन जाएं, जैसे कि हम लोग बात करें इटली हुई, जैसे इंडिया हुई, तो ऐसे नेशन स्टेट में बन जाएं, ठीक है। एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बन जाए। तो भैया यूनिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि इटली को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मेटरनिच हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो भैया उन्होंने कहा है कि भैया जो उस समय का जो सोशल ऑर्डर है, यानी कि जो मोनार्कशिप है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो मजीनी थे वो थे, क्योंकि भैया ये जो सिस्टम था उनको पूरा तरह से हटाना चाहते थे। एक तरीके से कहना चाहते थे वो कि ये सबसे खतरनाक आदमी है हम लोगों के सोशल ऑर्डर के लिए, यानी कि ये सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहता है, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा वही थे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीस का रेवोल्यूशन के बारे में। तो धीमे धीमे जब रेवोल्यूशन फैल ही रहा था, तो भैया अब यूरोप के लिए अगर हम लोग बात करें कि मदरलैंड की तरह होती है, जैसे हम लोग बात करें मदरलैंड है हमारे लिए दिल्ली, अगर दिल्ली है तो दिल्ली की आज़ादी बहुत जरूरी है, तो वैसे ही हम लोग बात करें यूरोप के लिए ग्रीस एक मदरलैंड की तरह है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आज़ादी के बहुत समय से पहले देखते हैं तो जो यूरोप का कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग बात करें, ग्रीक कल्चर से इन्फ्लुएंस है, तो वहीं से सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि भैया अब कैसे भी करके ग्रीस को भी हमें आज़ादी दिलानी, क्योंकि वो कंट्रोल में था ओटोमन जो एम्पायर थे उस समय पर, जो मुस्लिम रूल चल रहा था, जो ओटोमन एम्पायर था 15 सेंचुरी से वहाँ पर रूल कर रहा था, तो ये अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जो हम लोग बात करें नेशनलिस्ट थे ग्रीस के अंदर, तो भैया उन्होंने सपोर्ट किया, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया वेस्टर्न यूरोप आर्टिस्ट को, मतलब उन्होंने ग्रीक के बारे में बताया कि भैया ये हमारी मदरलैंड की तरह है, तो ये ऐसे आज़ाद करा देना चाहिए, और बहुत सारे प्रयास किए गए, वॉर लड़ी गई। तो फिर हम लोग बात करें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई वहाँ पे 1832 में, और उसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन की तरह मतलब मान लिया गया। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन को कैसे हम लोग बात करें आज़ादी वगैरह मिली, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग बात करें प्राइमरली जो आइडेंटिटी थी वहाँ के लोगों की, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश आइल थी तो वो उनकी एथनिक आइडेंटिटी थी। तो वहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे आयरिश हुए, स्कॉट्स हुए, वेलिस हुए, इंग्लिश हुए, तो यहाँ पे अलग अलग रीजनलिटी के लोग रहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग बात करें जो इंग्लिश नेशन है, वो हम लोग बात करें, वो धीमे धीमे उनके पास पैसा आने लगा, तो भैया उनकी पावर बढ़ने लगी, इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। तो वो अपना इन्फ्लुएंस दूसरे पार्ट नेशन में, जो इंग्लैंड थे वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ब्रिटेन क्या है, एक इंग्लैंड है, तो वहाँ पे हम लोग बात करें जो दूसरे इंग्लैंड है, तो वहाँ पे अपना कल्चर थोपने लगे, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया वहाँ पे अलग अलग इंग्लैंड के बीच में, स्कॉटलैंड के बीच में। तो वहाँ पे हम लोग बात करें यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हमें फॉर्मेशन देखने को मिला। तो उनका कल्चर इन्फ्लुएंस करने लगे, वो लोग इम्पोज करने लगे स्कॉटलैंड के ऊपर, तो भैया उनको बहुत दबाया गया। जो स्कॉटिश वो हाईलैंड थे, तो उन्हें दबा दिया गया, उनकी लैंग्वेज को दबा दिया गया, और वहाँ पे हम लोग बात करें उनके कल्चर को, उनकी इन्फ्लुएंस को, सब कुछ दबा दिया गया। और इंग्लिश जो मैन थे वो जैसे इंडिया में कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पे भी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया, और वहाँ पे भी वहाँ के कल्चर को दबाने की बहुत बार कोशिश की, और वहाँ पे एक नया ब्रिटिश नेशन निकल के आया। और हम लोग बात करें कि उसने इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया, मतलब जो इंग्लिश लोग हैं, तो भैया उन्होंने अपना कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, और जो स्कॉटिश कल्चर था उसको दबाया, जैसे हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने नहीं किया था कि यहाँ के जो लोकल कल्चर थे उनको दबाने की कोशिश की थी, और अपना इन्फ्लुएंस बहुत धीमे धीमे बढ़ाने लगे थे। इसलिए वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन लाए थे इंडिया के अंदर कि अब वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें इंडिया जैसे क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा, और ऐसे अपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और कैसे जो नेशन था आइडिया वो डेवलप हुआ, कि सिंबलिज्म कैसे वर्क किया वहाँ पे, नेपोलियन कोड के बारे में बात की कि नेपोलियन ने कैसे रूल किया वहाँ पे, और हम लोग बात करें यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म बना। फिर हमने मिडिल क्लास के बारे में बात की, अरिस्टोक्रेसी के बारे में बात की कि वो लोग कैसी लाइफ जीते थे अपनी। फिर हमने नेशनलिज्म के बारे, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में देखा, न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में देखा कि कैसे जब नेपोलियन हार गया था, उसके बाद जो नया कंजर्वेटिज्म आया वो कैसे आया। फिर ट्रीटी ऑफ वियना कैसे की गई वहाँ की लोकल रूलर्स के साथ। फिर अलग अलग रेवोल्यूशन देखे हमने कि कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन की गई, और के देश को कैसे बनाना है। फिर कैसे रिवोल्ट वगैरह चले वो देखा हमने, ठीक है। फिर हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, या इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कि वहाँ की लीडर्स ने कैसे हेल्प की उनकी। फिर हमने देखा कि एक नेशन को विजुलाइज कैसे किया था, यानी किस तरीके से लोगों के अंदर भावना जगाई जाती है देश के लिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखी। और हम लोगों ने बात करें कि जो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म का इनके बारे में देखा कैसे कैसे फैला। कुछ सब टॉपिक्स देखे कि वहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह दी गई थी हमें स्टार्टिंग में, तो उनके बारे में हमने देखा कि वो कैसे कैसे पेंटिंग बनाई गई थी, उनमें क्या क्या डिनोट किया गया था, उनके फीचर देखे। और फिर गुज़िपी मजीनी के बारे में बात की हमने कि कैसे उन्होंने क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इटली के यूनिफिकेशन में। फिर हमने देखा ग्रीस के अंदर ग्रीस को आज़ादी कैसे दिलाई गई, वहाँ पर रेवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर यूनिफिकेशन कैसे हुआ कि ब्रिटेन ने कैसे वहाँ पे अलग अलग जो कल्चर थे, जब इंग्लिश पावरफुल होते गए तो उन्होंने दूसरा जो कल्चर था उनको क्या किया, डोमिनेट किया, उन्हें दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो पूरा चैप्टर। ज़्यादा कुछ टफ था नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर था। ठीक है।